चलिए स्टूडेंट, बहुत समय लग चुका था यूट्यूब पर वीडियो डालने में। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। चलिए आज एक नया टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं कि आखिरकार भारत में महिलाओं का क्या अधिकार है। एक वीडियो डाला हुआ है, इसके ऊपर एक और मैं टॉपिक बनाया हूँ, इसमें आईपीसी के बारे में कि आखिरकार संविधान में क्या संवैधानिक अधिकार क्या देता है महिलाओं को और कानूनी तौर पर क्या अधिकार है, अगर महिला के साथ क्या होता है उसके ऊपर। तो बिना समय के व्यतीत करते हुए चलिए हम वीडियो बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है बाबू कि भारतीय संविधान में महिलाओं के क्या क्या अधिकार दिया हुआ है। तो पहला समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान में महिलाओं को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करता है। क्या बाबू? भारतीय संविधान में महिलाओं को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो उनका क्या दर्शाने का तात्पर्य हुआ कि उनको जीवन जीने की स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का कहने के तात्पर्य हुआ कि कानूनी तौर पे पुरुष ही रहे चाहे महिला रहे, दोनों को एक समान अधिकार दिया जाएगा, कोई तरह का भेदभाव नहीं। अगला आर्टिकल मेरा संविधान में महिलाओं के लिए है अनुच्छेद 15 क्लॉज 3। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 ये कहता है, संविधान क्या कहता है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। कहने के तात्पर्य हुआ कि अगर महिला के ऊपर कोई ज़्यादा आरोप या प्रत्यारोप या सब कुछ आरोपित हो रहा है तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है बाबू? राज्य को। राज्य कहे तो देश को, देश को कह दिया, यानी किसी राज्य में अगर हो रहा है तो उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार है, जिससे महिला क्या करे? सुरक्षित महसूस करे। और अगला हमारा संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे आर्टिकल 21 में दिया है निजता का अधिकार, तो उसका जीवन का मामला है, व्यक्तिगत है, तो उसका खुद का अधिकार है जीवन जीने का। और यह अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। गरिमा के साथ, गरिमा मतलब आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। मेरा कोई हक नहीं है कोई महिला में हस्तक्षेप करने का, कोई तरह का अपमानित करने का। क्यों? क्योंकि वो भी क्या दे रहा है बाबू? आर्टिकल 21 महिला पुरुष दोनों को देता है का अधिकार सुनिश्चित करता है। अगला आर्टिकल है बाबू अनुच्छेद 51A क्लॉज E। यह नागरिकों का कर्तव्य है, यानी जो भारत में रह रहे हैं वो सब नागरिकों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वे महिलाओं की गरिमा और उनका सम्मान का सम्मान करें। ये सब हमारा दिया हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज E। आर्टिकल 51A सब क्लॉज E, क्लॉज E में इतना आया समझ में? हम क्या समझने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय संविधान में महिलाओं का अधिकार निम्नलिखित है। पहला आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहने के तात्पर्य हो पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई अदर हो, सबको समान अधिकार है कानूनी तौर पे। और अगला मेरा है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। राज्य को यह अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। विशेष प्रावधान मतलब हो सकता है कि कोई जगह ऐसा है जहां महिला सुरक्षित न महसूस करता हो तो उसके ऊपर राज्य कानून बना सकते जिससे महिला क्या कर सके? सुरक्षित महसूस कर सके, अपना जीवन अच्छा से ढंग से जी सके। और अगला क्या बोले थे कि अनुच्छेद 21 में कि अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार। निजता का अधिकार कहने का तात्पर्य हुआ कि व्यक्तिगत है मेरा निजता, यानी महिला का यानी पुरुष दोनों का। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। और अगला आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 51A क्लॉज E। यह नागरिकों का यानी ये हम सब का कर्तव्य है कि जितना भी भारत में रह रहे महिलाओं को, महिलाओं के सम्मान का सम्मान करना है। क्या करना है? गरिमा पूर्वक जीने का हम लोग का उसको सम्मान दिलाना चाहिए महिलाओं का। अगला आता है महिला के ऊपर बहुत घरेलू हिंसा होते रहता है। घरेलू हिंसा मतलब घर में। तो आखिरकार समझते हैं कि घरेलू हिंसा पर क्या कानून है महिलाओं को? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अधिकार। 2005 के कहने का तात्पर्य हुआ कि ये कानून 2005 में बना था, उसके तहत क्या क्या आईपीसी धारा महिलाओं के निरीक्षण में या महिलाओं को
महिलाओं को क्या दिया गया है तो पढ़ते हैं। पहला है बाबू सुरक्षा आदेश। पहला क्या है? सुरक्षा आदेश। अगर कोई महिला पीड़ित है तो अदालत से आदेश प्राप्त कर सकती है ताकि आरोपी उसके संपर्क में ना आए। मतलब अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही है तो डायरेक्ट अदालत जाके वो अपना पेश कर सकती है, यानी एक लिखित में ले सकती है कि हमें सुरक्षा का महसूस हो, इसीलिए उन्हें अदालत यानी जो अदालत में बैठते हैं उनको लिखित में देते हैं कि हम आपको क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। किसका गारंटी देते हैं बाबू? तो आर्टिकल 21, क्योंकि जीवन व्यक्तिगत है बाबू, तो उसको कौन हस्तक्षेप करेगा? तो ही आदेश देता है कि आपके संपर्क में कोई नहीं आएगा। अगला आता है मुआवजा का आदेश। मुआवजा का आदेश यानी महिला को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा मांगने का भी अधिकार है महिलाओं को। जो हानि या क्षति हुआ है और जो उसको पहुंचाया है वो उसको मुआवजा देगा। कौन दिलाने का प्रयास करेगा? अदालत। अगला आता है फौजदारी कार्यवाही। फौजदारी कार्रवाई कहने के तात्पर्य कि हिंसा करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जिसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। आ रहा है आपको समझ में? हम क्या बताए थे कि आखिर घरेलू में आजकल महिला को बहुत हिंसा का या प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बहुत सारा मुकदमा उस पर दायर किया जा सकता है। पहला, महिलाओं का क्या अधिकार है कि अगर वो पीड़ित है किसी से, अगर उसको कोई तरह का जानलेवा दिक्कत है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है या जा सकती है? अदालत जा सकती है और अदालत में जाकर वो मांग कर सकती है कि हमें क्या चाहिए? एक आदेश प्राप्त कर दें ताकि हमारे आरोपी हमें कोई तरह का हस्तक्षेप ना करे, और हस्तक्षेप करेगा तो फिर उसको क्या मिलेगा? आईपीसी के तहत दंड मिलेगा। और अगला बोले तो मुआवजा का आदेश, यानी महिला के अगर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के लिए जितना भी तरह का क्षति या हानि हुआ है तो उसको मुआवजा देगा। कौन देगा? आरोपी देगा। अगला आता है बाबू कि फौजदारी कार्रवाई। अगर हिंसा करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई तरह का मारधाड़ हुआ है तो, और कोई हानि पहुंचा है महिला को तो उसके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ते कि अगर वो आईपीसी में क्या है। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की क्या क्या धाराएं हैं आखिरकार महिलाओं को। तो आखिरकार कोई महिला को अगर घर में घुस के मारता है, कोई महिला को अगर घर में घुस के मारता है तो उसके ऊपर क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या भारतीय दंड संहिता, क्या उनका धारा के ऊपर क्या क्या सजा है का प्रावधान किया गया है, हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। पहला है कि घर में घुस पर मारने पर क्या कानून कर सकता है। तो पहला धारा 452 लगेगा। घर में अगर किसी का अधिकार ही नहीं हो, घर में घुस कर किसी को मार दिए तो पहला धारा कोई भी पुलिस थाना क्या लगाएगा? धारा 452। तो 452 में क्या लिखा हुआ है कि किसी के घर में अनाधिकार, आपका अधिकार नहीं है तब पर भी घुस कर प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। अगर हम घर में किसी को घुसने का अधिकार नहीं है, महिला घर में अगर कोई अकेली है तो उसके अंदर घुस गए तो क्या है बाबू? अनाधिकार प्रवेश एक तरह के क्या है? दंडनीय अपराध है। अगर कोई तरह का महिला के ऊपर घर में अगर घुस कर मारता है तो पहला धारा 452 के तहत उसे 7 साल तक की कैद हो सकता है। 7 साल तक की क्या हो सकता है? उसे मतलब जेल हो सकता है, यानी कैद हो सकता है, और तो और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। ये महिलाओं का अधिकार है आईपीसी के तहत, घरेलू हिंसा के तहत। अगला आता है आईपीसी धारा 323। तो धारा 323 क्या कहता है कि किसी महिलाओं को चोट पहुंचाने के लिए शारीरिक हमला करना। अगर किसी महिलाओं को अगर हम मारे या कोई और मारे तो उसका अगर शारीरिक हमला या चोट उठ लगता है तो उसके तहत पीड़ित को क्या किया? पीड़ित के जो उसको हानि पहुंचाया, यानी जो हानि पहुंचाया उसको 1 साल तक की कैद या जुर्माना लगेगा, या जेल भी हो सकता है और जुर्माना, दोनों भी उसके ऊपर लग सकता है। अगला है धारा 354। धारा 354 महिला की गरिमा भंग करने के लिए हमला करना या बल का प्रयोग करना। अगर कोई किसी के द्वारा अगर थ्रू करवाया भी जाता है, अगर उसका गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है, अगर उसको छेड़छाड़ मतलब कोई तरह का उसके घर में घुस कर करते हैं तो उसको कितना से कितना साल तक सजा होगा? 1 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। 1 से 5 साल तक वो जेल में रहेगा, यानी कैदी, और फिर जुर्माना भी हो सकता है। आ रहा है आपको समझ में? क्या हम पढ़ाए कि अगर कोई महिला को घर में घुस मारने का अधिकार है तो पहला धारा 452 लगेगा। 452 के तहत 452 क्या कहता है कि किसी महिला के घर में अनाधिकार घुसना दंडनीय अपराध है। अगर वो चल जाता है तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकता है, और तो और जहाँ तक जुर्माना भी हो सकता है। और हमारी आईपीसी में धारा 323 में क्या लिखा हुआ है कि किसी महिला को अगर हम चोट पहुँचाएं, घर में घुसकर मारे हुए और उसका शारीरिक ऊपर चोट उठ लगा तो उसको 1 साल तक की कैद हो सकता है, या उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अब धारा 354 में क्या हमारा लिखा हुआ आईपीसी में कि महिला की अगर गरिमा मतलब जीवन जीने को, उसका निजता जो है, गरिमा भंग करने के लिए हमला करना या बल का प्रयोग करना है तो 1 से 5 साल तक सजा होगा या जुर्माना होगा।
अब अगला आता है बाबू कि अगर महिला से अगर छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर भारत में क्या कानून बना हुआ है। तो पहला धारा 354A है, धारा 354 क्लॉज ए, यानी यौन उत्पीड़न के लिए, जैसे अश्लील टिप्पणी करना, रास्ते में जा रहा है किसी को अश्लील टिप्पणी कर दिए या गलत इरादे से किसी को हम छू रहे हैं, तो इसके तहत उसको सजा होगा 1 से 3 साल तक की कैद होगा। अगर कोई महिला जा रही है, लड़की जा रही है, तो उसके साथ अगर अश्लील टिप्पणी करते हैं, अश्लील बातें कर देते हैं रास्ते में या गलत इरादे से अगर छूते हैं तो 1 से 3 साल तक सजा होगा, यानी कैद होगा, और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। और एक है धारा 509, एक धारा है 509, यानी महिला की गरिमा को अपमानित करने के लिए अश्लील शब्द का या इशारा करना, अश्लील शब्द उपयोग करना या इशारा करना, इसके तहत 1 साल तक की कैद हो सकता है बाबू, या जुर्माना भी हो सकता है। और मेरा आईपीसी में क्या लिखा है महिलाओं के लिए कि धारा 294, अगर धारा 294 क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थल यानी सार्वजनिक स्थान जहाँ पे सब जा सकता है, अगर वहाँ पे अश्लील हरकत करते हैं तो 3 महीने तक कैद हो सकता है, 3 महीने तक कैद हो सकता है, या उसके साथ साथ क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। अब अगला आता है कि एक और गंभीर समस्या है कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर हिंसा, महिलाओं के खिलाफ गंभीर हिंसा। तो अगर गंभीर हिंसा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि धारा 307 में लिखा हुआ हत्या का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो अगर हत्या नहीं करना, हत्या का प्रयास करना धारा 307 है, और धारा 307 के तहत अगर लग गया तो उसे 10 साल की सजा या आजीवन कारावास उसे होगा। और एक धारा 376 है जिसको बोलते हैं रेप यानी बलात्कार, धारा कितना 370, यानी इसमें भी वही सजा है 10 साल तक की कैद या आजीवन कारावास। एक और धारा है 498 यानी 498A, दहेज या पारिवारिक हिंसा के कारण प्रताड़ित करना, उस अगर कोई दहेज के कारण अगर प्रताड़ित कर रहा है महिला को तो उसको 3 साल तक की कैद और जुर्माना मिलेगा। अगर चलो और एक समझाने का प्रयास करते हैं कि पीड़ित के पास उपलब्ध अन्य अधिकार, यानी जो पीड़ित महिला है उसके पास और अन्य अधिकार है, क्या क्या अधिकार है जब पढ़ने का प्रयास करते हैं। थाने में शिकायत दर्ज करने का अधिकार, थाना जाकर अगर मेरा निजी जो रहेगा थाना, वहाँ जाकर कोई महिला पीड़ित है तो वहाँ जाकर क्या करना है, शिकायत दर्ज कराएगा। तो कहने के तात्पर्य कि महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने का अधिकार है। यदि वह थाने नहीं जा सकती है तो पुलिस घर पर आकर शिकायत दर्ज कर सकती है। इतना महिला के लिए मेरा संविधान या कानून या आईपीसी में लिखा हुआ है। और महिला पुलिस के अधिकारी की उपस्थिति भी होना अनिवार्य है। कहने के तात्पर्य कि महिला से जुड़े मामलों में महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। आ रहा है आपको समझ में, अनिवार्य है। अगर कोई भी महिला का कोई तरह का केस होता है तो उसके साथ महिला एक कांस्टेबल जरूर आएगी ही आएगी, बिना महिला का कोई चीज़ नहीं होगा। और महिला को प्रताड़ित हो रहा है तो पुलिस का अधिकार है थाना में, अगर थाना नहीं जा पाता तो कॉल करे और वो महिला के साथ एक पुलिस आएगी, उसके साथ एक महिला भी आएगा, तो घर पे जाकर वो रिपोर्ट लिखेगा। और आपको समझ में, जैसे कहने के तात्पर्य ये हुआ कि महिला हेल्पलाइन, जैसे अगर कोई ऐसे करता है तो 1 नंबर घुराइए आप। महिला जैसे एक संस्था चलता है जिसको राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर कहते हैं। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 नंबर है, इसको घुराइए और अपना शिकायत दर्ज करवाइए। और नहीं तो पुलिस आपातकालीन सेवा भी है 112 नहीं 100, इस पे घुराइए और अपना शिकायत दर्ज करवाइए। महिला आयोग से संपर्क कीजिए, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जैसे इसका ऊपर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओं से जुड़े मामलों में जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामला में लाया जा सकता है। आ रहा है आपको समझने कितना इंपॉर्टेंट बात बोले। अब अगला आता है संवैधानिक उपाय और जागरूकता कैसे हम समाज में फैलाएं। तो साक्षरता और जागरूकता, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना ही चाहिए। इस महिलाओं की सब एक चीज़ जानना चाहिए कि मेरा कहाँ पे मतलब शोषण हो रहा है, तो ये सब उपयोग करेगा तो क्या होगा, अच्छा से जानेगा, समाज अच्छा से बनेगा। तो महिलाओं को जागरूक तो होना ही होना चाहिए। भारत में महिलाओं को पर्व त्यौहार के तीज त्यौहार, ईद बकरीद सब मालूम है, लेकिन यही नहीं मालूम है कि उसका क्या अधिकार है, कि अगर कौन सा स्थान पे मेरे साथ क्या हो रहा है तो क्या होना चाहिए, यही अधिकार मालूम नहीं। सब होना चाहिए, अनिवार्य होना। तो यही करने का तात्पर्य है। अब आता है कानूनी सहायता। जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और एक है परामर्श केंद्र, महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक समर्थन देने के लिए भी कराई जाती है।
आ रहा है आपको समझ में? जैसे कहने के तात्पर्य है कि भारत में महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं, भारत में हर सख्त कानून है महिला के ऊपर। जहां महिला के ऊपर छेड़छाड़ किया तो समझ लो पुरुष के ऊपर तो चल भी सकता है, उसके ऊपर भी नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन महिला के ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर यदि किसी महिला को घर में घुसकर मारा जाता है या उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और महिलाओं को यह समझना होगा कि वे अकेले नहीं हैं और कानून पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। सभी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें डर के बिना इसका उपयोग करना चाहिए, डर के बिना उपयोग करना चाहिए। यही हम आज बताने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार महिलाओं के ऊपर अगर दुर्व्यवहार होता है तो किस तरह अपना जानकारी ले, और अपना अगर नहीं थाना में लिखता है तो डायरेक्ट 181 पे कॉल घुरावे, अपना शिकायत दर्ज करावे। अगर इससे भी ना होता तो 100 पे घुराए। अगर ये दोनों हो गया तो 100% होगा ही होगा। पहले थाना पर संपर्क, न होता है तो ये अपना हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। ये महिलाओं का भारत में भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में और भारत के संविधान में महिलाओं का अधिकार दिया। बहुत सारा अधिकार है, पहले जानने का तो प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।